हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट विद ग्रुप 14 एलिमेंट्स। अब जैसे हमने ग्रुप 13 एलिमेंट्स की स्टडी की थी, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे। सिमिलर वे में जो है हम ग्रुप 14 में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात कि जो ग्रुप 14 में एलिमेंट्स आते हैं कौन कौन से होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये 5 मेंबर्स जो है इसमें आते हैं और इस फैमिली को जो है हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो है कार्बन से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं वो होते हैं कार्बन फैमिली, बिकॉज फर्स्ट मेंबर जो है ग्रुप 14 एलिमेंट्स का वो है यहाँ पे कार्बन। ये देखो पीरियोडिक टेबल में, ये है आपके पास ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इनके बारे में जो है हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आउटर मोस्ट शेल में जो है देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हीलियम 2s2 2p2। जैसे ग्रुप 13 में 2p1, आउटर मोस्ट शेल में 2p में 1 इलेक्ट्रॉन था सब में। इसमें क्या होगा, आउटर मोस्ट जो np ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। देन नियोन 3s2 3p2। इसके बाद फिर जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। इसके लिए आ जाएगा आर्गन 3d10 4s2 4p2। देन टिन एटॉमिक नंबर 50, क्रिप्टन 4d10 5s2 5p2। और उसके बाद लेड का एटॉमिक नंबर 82, जीनोन 4f14 5d10 6s2 6p2। तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जनरल क्या हो जाएगी ns2 np2। ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी। ओके, अब अगर हम जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 13 के डिस्कस करी थी, बिल्कुल सिमिलर वे में जो है उसी तरीके से इनकी भी डिस्कस करेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स की। फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो है एटॉमिक रेडियाई। देखो एटॉमिक रेडियाई वाला ट्रेंड्स तो हम बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी बार हमने पढ़ लिया। हमारे पास एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, अगर हम अलोंग द पीरियड बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। तो अगर हम बोरोन से कंपेरिजन करें कार्बन फैमिली का, तो इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप 13 एलिमेंट। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई जो है इंक्रीज होगी। तो अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो रही है, तो इसीलिए जो है ग्रुप 14 एलिमेंट्स की जो एटॉमिक रेडियाई है वो ग्रुप 13 से जो है वो कम होगी। रीज़न वही रहेगा सेम। सेकंड आती है आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, फिर से ग्रुप 13 के साथ ही कंपेयर करेंगे। ग्रुप 13 से इधर जा रहे हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं, और जितने ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे उतने ही हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी भी इनकी क्या होगी, हाई होगी। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड। वाइल अगर डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप होने पे क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड वन इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, ये ग्रुप 14 वाले मेंबर्स हैं, जनरली जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ, और जो कोवलेंट बॉन्ड है उसका हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इसी वजह से जो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा हाई होगा इन कंपैरिजन टू ग्रुप 13 एलिमेंट्स। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग, ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग, कि इनके एटम जो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और कोवलेंट बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर डाउन द ग्रुप की बात करें, फिर से डाउन द ग्रुप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होते हैं, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं जनरल तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो है इनकी +4 जैसे कार्बन है +4 शो करेगा। साथ के साथ जो ये वाले एलिमेंट्स हैं आपके पास, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है शो करते हैं। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। ये हमने लास्ट वाले में पढ़ा था, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। तो कार्बन तो ये वाली +4, लेकिन जर्मेनियम, टिन एंड लेड इनकी जो है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होगी।
लेड की बात करें, जनरली जितने भी कंपाउंड है इसके वो +2 स्टेट में ही है। वो किस वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, कि जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, मेटालिक करैक्टर। देखो जब ग्रुप 14 की जो है आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13 से ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो दैट मीन्स इनका जो मेटालिक करैक्टर होगा वो भी कम होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को देने के लिए। लेकिन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करोगे, डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या होगा? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस। जैसे हम मूव करते हैं, कार्बन जो है हमारे पास ये होता है एक नॉन मेटल। सिमिलर वे में नेक्स्ट की बात करूँ, सिलिकॉन, ये नॉन मेटल। जर्मेनियम मेटेलॉइड की तरह बिहेव करता है, दोनों शो करेगा। ऐसे ही टिन और लेड, ये दोनों है मेटल। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो नॉन मेटेलिक करैक्टर तो डिक्रीज होगा, वाइल जो मेटेलिक करैक्टर है वो भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कैटिनेशन। अब देखो ये जो है मेनली कैटिनेशन का मतलब सबसे पहले क्या होता है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का जो जनरल मीनिंग है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कि जो आपके पास ये एलिमेंट्स हैं कार्बन, इनकी जो ये प्रॉपर्टी है बॉन्ड बनाने की खुद के ही सेम एलिमेंट्स के साथ, इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। इस ग्रुप में जो कार्बन है वो सबसे ज़्यादा कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो कैटिनेशन की टेंडेंसी है वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। कैटिनेशन की वजह से क्या होगा? जो कार्बन एटम है वो एक दूसरे के साथ काफ़ी लार्ज वैरायटी के अलग अलग जो है कंपाउंड बनाएंगे, और वो जो कंपाउंड होते हैं वो हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, काफ़ी तरह के चेन भी होते हैं, लीनियर चेन, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, या फिर साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो गया, ऐसे जैसे ये है एन ब्यूटेन, इस तरीके से। सिमिलर वे में ऐसे ही ब्रांचिंग में भी हो सकते हैं, और साइक्लिक जैसे बेंजीन बनाते हैं हम। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से जो कार्बन है वो डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ कंपाउंड जो है वो फॉर्म करेगा। और जो टेंडेंसी है कैटिनेशन की, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी की कार्बन की, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन की ऑलमोस्ट सेम होती है, और उसके बाद आता है लेड। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप कैटिनेशन जो टेंडेंसी है वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है एलोट्रोपी। अब इस फैमिली के जितने भी एलिमेंट हैं, सिर्फ लेड को छोड़ के बाकी जो सभी एलिमेंट्स हैं वो एलोट्रोपी जो है शो करते हैं। एलोट्रोपी का मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट एक या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे, जिनकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट हो लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम हो। एलोट्रोपी होती है कि एक एलिमेंट की 2 या फिर 2 से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने की टेंडेंसी, हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। कार्बन की जो मेन बात करें अगर हम, दो जो एलोट्रोपिक फॉर्म है इसकी, एक तो है डायमंड एंड सेकेंड वन इज ग्रेफाइट। इन दो एलोट्रोपिक फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट करता है। दोनों की दोनों जो फॉर्म है इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सिमिलर होंगी, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, इनके जो है फिजिकल के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो है डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम डायमंड की बात करें, डायमंड जो है ज़्यादा डेंसर है एज़ कम्पेयर टू ग्रेफाइट। डेंसिटी जो है डायमंड की ज़्यादा होती है। सिमिलर वे में डायमंड जो है हार्ड होता है और ग्रेफाइट जो है एक सॉफ्ट है। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और अगर डायमंड की बात करें, ये केमिकली इनर्ट है, मतलब कि रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट की बात करें तो ये क्या है? केमिकली रिएक्टिव है। तो इन दोनों की ही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो काफ़ी वास्ट डिफरेंस है दोनों में। ओके, अगर मैं बात करूँ डायमंड के स्ट्रक्चर की, तो डायमंड में क्या होता है? कार्बन एटम जो है डायमंड की अगर बात करें, इस केस में जो कार्बन एटम है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक यहाँ पे प्रेजेंट है और टेट्राहेड्रली 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से होंगे डायमंड में लगे हुए एटम। सारे के सारे जो है सिंगल बॉन्ड से अरेंज होंगे इस तरीके से। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में जो है आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। मतलब कि एक जो एटम है वो फर्दर आगे, जैसे ये है आपके पास सेंटर में एटम, ये और आगे 3 एटम से इस तरीके से sp2 ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होगी। फिर ये वाला जो है ये फर्दर आगे 3 से अरेंज होगा। इस तरीके से जो है यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होगा। ओके।
अब ये जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है ये जो है सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का मतलब क्यों, सॉफ्ट किस वजह से है कि ग्रेफाइट के केस में क्या है, हेक्सागोनल रिंग्स होती है लगी हुई। रिंग्स किस तरीके से, जैसे ये आइटम्स हैं, ये आपस में मिलके ऐसे एक रिंग बना देंगे, 6 मेंबर रिंग। ये फर्दर जॉइंट है ऐसे, और ये जो है यहाँ से फिर एक लेयर यहाँ पे भी है, ये ऐसे जॉइंट है। तो ये जो है बीच में ये वीक वनरेबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ऐसे। इनके बीच में जो होंगे वीक वनरेबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये सॉफ्ट होगा ग्रेफाइट, लेकिन डायमंड में ऐसा कुछ नहीं है, तो डायमंड जो है वो हार्ड होता है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी, 8th फिजिकल प्रॉपर्टी, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन जो है इसकी टेंडेंसी है स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है कि एक से ज़्यादा, डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी अपने साथ भी, और बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, उनके साथ भी फॉर्म कर सकते हैं। इसी वजह से जो है कार्बन की इतनी यूनिक टेंडेंसी, एक तो टेट्रावेलेंसी, एक ये कैटिनेशन के मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए जो है स्पेशल इसके बेस पे जो है इतनी वास्ट हमारे पास जो है ऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री है, उसमें जो मेनली हम स्टडी करते हैं वो किसकी, कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं कि ये जो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं ड्यू टू इट्स टेट्रावेलेंसी। देखो जैसे कार्बन के जो कंपाउंड्स होंगे, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, एल्कीन्स हैं, उस तरीके की कंपाउंड जो है ये फॉर्म करेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे जब बॉन्डिंग होती है, बेसिकली इन कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होगी, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड बन रही है, तो ये जो बॉन्ड होगी इसको हम बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग। लेकिन अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें सिलिकॉन की, तो उस केस में क्या है, सिलिकॉन के पास जो एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से क्या है, जो सिलिकॉन है वो बॉन्ड फॉर्म करेगा डी पाई पी पाई डबल बॉन्ड। बेसिकली ये बॉन्ड जो बनेगी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बनेगी, वो किस वजह से कि सिलिकॉन के पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है इसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल में जो है डोनेट कर देगा। जैसे ये है सिलिकॉन, ये इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो है फील्ड ऑर्बिटल है, इस तरीके से जो है ये आपस में ओवरलैपिंग हो जाएगी इनकी। ओके, तो ये जो कंपाउंड बनते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होगी, इस बॉन्डिंग को जो है बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। जनरली हमारे पास जो है दो कंपाउंड्स होते हैं, एक तो ये है ट्राईमिथाइल अमीन और सेकंड है ट्राईसिलाइल अमीन। इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इनकी जो बॉन्डिंग जो है हम इस बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो नाइट्रोजन, अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूं, नाइट्रोजन एक इसके पास लोन पेयर है और 3 जो है मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इस तरीके से इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। लेकिन अगर इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें क्या है, sp2 होगी और ट्रायगोनल प्लेनर होगी, SiH3 SiH3। किस वजह से ये, क्योंकि SiH3 इस केस में क्या है, क्योंकि सिलिकॉन के पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर थे वो दे देगा, तो इस तरीके से जो है तीनों इक्विवेलेंट है, तो हम जो है ऐसे डॉटेड जो है ये पाई बॉन्ड शो कर देंगे। इसी वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन, इसमें बात करूँ मैं, कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो लोन पेयर जो है इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। लेकिन इस केस में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो नाइट्रोजन जो है डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, बैक बॉन्डिंग होगी इसमें, और ये जो है अपने फील्ड ऑर्बिटल से सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। ओके, ये इनकी जनरल फिजिकल जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो पूरी हुई। अब हम जो है कंपाउंड्स पढ़ेंगे आगे। ग्रुप 14, सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं हाइड्राइड्स। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे, फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स, एक्सेप्ट लेड, लेड नहीं बनाएगा, बाकी सभी जो है कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे। और जो फॉर्मूला होगा उनका क्या होगा, MH4, इस तरीके का फॉर्मूला होगा। अब कितने हाइड्राइड्स बनाएंगे, उनकी जो स्टेबिलिटी है या फिर फॉर्मेशन है
वो जो है कार्बन से जैसे जैसे हम लेड की साइड मूव करेंगे वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, मतलब कि कार्बन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी हाइड्राइड्स बनाने की। और कार्बन के जो है काफ़ी लार्ज नंबर में हाइड्राइड्स है, साइक्लिक भी है, एसाइक्लिक भी है। कार्बन के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे एल्केन्स, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। सिमिलर वे में एल्कीन्स CnH2n एंड एल्काइंस CnH2n-2। और इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इस तरीके से काफ़ी लार्ज वैरायटी के जो हाइड्राइड्स हैं वो है हमारे पास कार्बन के। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम हाइड्राइड फॉर्म करने की टेंडेंसी है वो कार्बन की, और जैसे जैसे हम कार्बन से लेड की साइड मूव करेंगे ये जो टेंडेंसी है वो क्या डिक्रीज़ करेगी। ये तो थे कार्बन के हाइड्राइड। सिमिलर वे में सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन के जो हाइड्राइड्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे सिलेन्स। जैसे कार्बन वालों को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं तो सिलिकॉन के हाइड्राइड्स को बोलेंगे सिलेन्स। ओके, ये जो कंपाउंड है जैसे हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं इसी तरीके से बनेंगे, स्टेबल हाइड्राइड्स होंगे। और जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास होगा SiNH2n+2। फॉर एग्जांपल SiH4, इसका नेम हो जाएगा सिलेन। अब N को 2 पुट करो, H कितना हो जाएगा 6, इसका नेम हो जाएगा डाइसिलेन। फिर Si3H4 ट्राइसिलेन। तो इस 8 आएगा, 4 नहीं 8, हाँ। तो इस तरीके से जो है ये होंगे हमारे पास सिलिकॉन के हाइड्राइड्स। शेप जो होगी जैसे सिलिकॉन की बात करूँ SiH4 के टेट्राहेड्रल ही होंगे जैसे कार्बन के होते हैं, सिमिलर वे में। अगर हम कंपेयर करें एल्कीन्स को सिलेन्स के साथ तो दोनों में जो है बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात, एल्कीन्स जो है वो हाइड्राइड्स है कार्बन के, सिलेन्स जो हाइड्राइड हैं वो है सिलिकॉन के। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि यहाँ पे जो है एल्केन्स जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि ये जो एन की वैल्यूज करे 30-40 तक हो सकती है, लेकिन इस केस में जो है एन की वैल्यू जो है वो ओनली अप टू 8 तक, और यहाँ पे हम अप टू 30 भी जा सकते हैं। लार्ज वैरायटी के बनेंगे यहाँ पे, उस केस में जो नंबर होगा वो 8 ही होगा। एल्केन्स जो होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, बट जो सिलेन्स हैं वो पॉइजनस होते हैं। सिमिलर वे में एल्केन्स जो होते हैं स्टेबल होंगे, ये इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे। ऐसे ही जो हमारे पास एल्केन्स हैं वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बट ये जो है रिएक्ट कर जाएंगे। ऐसे ही एल्केन्स जो है हाइड्रोलाइज नहीं होते इजली बेसिस के साथ, लेकिन सिलेन्स जो है वो दे आर ईजली हाइड्रोलाइज। तो इस तरीके से जो है कुछ एक जनरल डिफरेंस के पॉइंट होंगे बिटवीन द एल्केन्स एंड सिलेन्स, इनकी रिएक्टिविटी को लेके और इनकी स्टेबिलिटी। जैसे हम बात करें एल्केन्स की नॉन इन्फ्लामेबल होते हैं, लेकिन जो सिलेन्स होते हैं दे आर हाईली इन्फ्लामेबल। तो इस तरीके से आगे अगर बात करें नेक्स्ट वालों की, हाइड्राइड जर्मेनियम के, टिन के, लेड के, तो जो जर्मेनियम है उसके जो हाइड्राइड्स होंगे जनरल फॉर्मूला, और जो N है, N की जो वैल्यू होगी वो 1 to 15 तक इसकी जो है वैल्यू होगी। और जो इन हाइड्राइड्स को हम बोलेंगे जर्मेन्स, जैसे GeH4, इसका नेम हो जाएगा मोनोजर्मेन। 2 हो जाएंगे जर्मेनियम जहाँ पे उसका नाम हो जाएगा डाई, ऐसे 3 के लिए ट्राई वर्ड यूज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास होंगे। टिन जो है जर्मेन के बाद नेक्स्ट आता है टिन। टिन के जो है हमारे पास 2 हाइड्राइड्स होते हैं, एक है SnH4 और दूसरा SN2H6, इसको बोल लेंगे मोनोस्टेनिन, और ये वाला हो जाएगा डाइस्टेनिन। लेड जो है वो सिर्फ एक हाइड्राइड बनाएगा PbH4, इसको बोलते हैं प्लम्बेन। काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको भी बनाना, एंड सेकंड थिंग अगर एक बार बन भी जाता है तो अनस्टेबल है, ईजिली क्या है डिकम्पोज भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास जनरल हाइड्राइड्स होते हैं ग्रुप 14 के। अब सेकंड आते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड जो होंगे 2 तरह के ऑक्साइड्स होंगे, मोनोऑक्साइड्स एंड डाइऑक्साइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोऑक्साइड्स। मोनोऑक्साइड्स का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा MO, जैसे कि कार्बन के केस में CO, सिलिकॉन के केस में SiO, जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड, ये जो है इनका फॉर्मूला हो जाएगा।
अगर हम बात करें इनकी बेसिसिटी वगैरह की तो जो CO है न्यूट्रल है, बाकी जो सभी ऑक्साइड्स होंगे दे आर बेसिक इन नेचर। ओके, CO जो है ये न्यूट्रल होगा हमारे पास। ऐसे ही बाकी की बात करूँ जो जिंक ऑक्साइड, जैसे कि हम बात करें कि जो CO है, CO जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जो जिंक ऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर देगा। जैसे ये है ZnO प्लस CO, Zn प्लस CO2। सिमिलर वे में लेड ऑक्साइड प्लस CO, Pb प्लस CO2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल भी यूज़ होता है। जो वाटर गैस होती है आपके पास वो मिक्सचर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का। सिमिलर वे में कोल गैस में भी CO यूज़ होता है। जो प्रोड्यूसर गैस होती है उसमें भी नाइट्रोजन के साथ मिक्स होकर जो है CO यूज़ होता है। तो CO को जो है हम इंडस्ट्रियल फ्यूल भी बोलते हैं। वो साथ के साथ गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ऐसे ही ईजिली जो है ये कंबाइन कर जाएगा क्लोरीन के साथ। CO प्लस Cl2 ये बना देगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोस्टीन। COCl2 इसका नेम होता है फोस्टीन। ऐसे ही सल्फर के साथ भी कंबाइन हो जाएगा, CO प्लस S कार्बोनिल सल्फाइड बना देगा इस तरीके से। ओके, अब ये तो थे मोनोऑक्साइड्स। सेकंड आगे बात करें डाइऑक्साइड्स की। डाइऑक्साइड्स का जो फॉर्मूला होगा जनरल वो होगा MO2। जैसे CO2, SiO2, फिर जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। इस तरीके से जो है ये सभी जो है आपके पास ऑक्साइड्स हो जाएंगे। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सभी की डिफरेंट होंगी। जैसे अगर मैं बात करूँ CO2 की, CO2 क्या है, इसमें गैस है, लीनियर मॉलिक्यूल होगा, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस तरीके से ये होगा इसका स्ट्रक्चर। अब जो CO2 है कलरलेस गैस है और इसकी जो है पंजेंट स्मेल होती है। अगर इसे जो है हम वाटर में डिसोल्व करें तो वो कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाएगी। CO2 प्लस H2O गिव्स H2CO3 और ये क्या होता है H2CO3, इट इज़ कार्बोनिक एसिड। वीक एसिड की तरह बिहेव करती है, बेस के साथ भी रिएक्शन करेगी CO2 गैस। CO2 प्लस NaOH सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और ये जो सोडियम कार्बोनेट है प्लस एक्सेस में CO2 और वाटर दोबारा से रिएक्शन करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट में। सिमिलर वे में सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, इसे हम बोलते हैं सिलिका। SiO2 प्लस HF SiF4 प्लस वाटर, वीकली एसिडिक होगा और ये भी जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 प्लस वाटर। सिलिकॉन वो कार्बन डाइऑक्साइड जो था CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो इस केस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर लैटिस होगा इस सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का। जैसे CO2 का मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था, एक लीनियर मॉलिक्यूल है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन सिलिकॉन के केस में इस तरीके से SiO ये लिंकेज प्रेजेंट होगी। इसके अंदर फिर से ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, इनके बीच में भी ऑक्सीजन, यहाँ पे नहीं होगी। ऐसे ये लिंकेज प्रेजेंट होगी, आगे से आगे जो है चलती रहेगी आपके पास लिंकेज इसी तरीके से। बाकी जो ऑक्साइड्स है जर्मेनियम डाइऑक्साइड, GeO2, टिन ऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, इनका जो नेचर है दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ जो है रिएक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल टिन ऑक्साइड प्लस HCl, अब एसिड के साथ रिएक्शन तो बेस की तरह बिहेव करेगा, सोल्ट प्लस वाटर। सिमिलर वे में अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं बेस के साथ देन इट विल बिहेव एज एन एसिड, सोल्ट प्लस वाटर।
मतलब कि अगर मैं बात करूँ जनरल सारे ग्रुप मेंबर्स की, CO2 एसिडिक ऑक्साइड था, SiO2 भी थोड़ा सा एसिडिक नेचर का था वीकली, तो कि जो एसिडिक करेक्टर है डाइऑक्साइड्स का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप आने में, और जो बेसिक करेक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आते हैं हेलाइड्स। हेलोजन्स के साथ कंबाइन होंगे ग्रुप मेंबर, सारे के सारे हो जाए टेट्रा हेलाइड्स बनाएंगे। टेट्रा हेलाइड जो होंगे उनका जनरल फॉर्मूला होगा MX4, और जितने भी हेलाइड्स होंगे ये सभी जो है टेट्राहेड्रल एंड कोवलेंट इन नेचर। कार्बन जो है सारे की सारी टेट्रा हेलाइड बनाएगा, जो CF4 बनेगा ये हाईली स्टेबल है, काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका। बाकी अगर मैं बात करूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड की, इंडस्ट्रियल सोलवेंट है वो होगा, वो भी इसी तरीके से जो है हमारे पास सभी के सभी जो है हेलाइड्स बनेंगे इसके। कार्बन फ्लोराइड भी होगा, टेट्राफ्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, टेट्राब्रोमाइड एंड टेट्रा आयोडाइड। ऐसे ही सिलिकॉन भी कंबाइन होकर टेट्रा हेलाइड्स बनाएगा सारे के सारे। उसमें जो सबसे कॉमन है वो है SiCl4, जो सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होता है। अब अगर मैं कंपैरिजन करूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ले इधर से और इधर से SiCl4 ले, तो जो SiCl4 है वो क्या है, ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, वाइल CCl4 जो है इट इज़ नॉट हाइड्रोलाइज्ड। कैसे, जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ रिएक्शन करने पे जो है सिलिसिलिक एसिड में आ देगा। सेम रिएक्शन अगर हम CCl4 के साथ करेंगे तो इस केस में जो है नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो इस तरीके से जो है दोनों में डिफरेंस होगा कि जो सिलिकॉन के हेलाइड्स हैं टेट्राक्लोराइड उसको जो हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो कार्बन का हेलाइड है वो क्या होगा, हाइड्रोलाइज नहीं होगा। सेकंड थिंग, जो कार्बन टेट्रा हेलाइड है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता, बिकॉज कार्बन के पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है कि अपना जो है कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर सके। लेकिन अगर हम हेलाइड्स की बात करें सिलिकॉन की, उनके पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या है वो अपना जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 से 6 में इंक्रीज कर लेंगे, या फिर सेकंड वे में मैं कहूँ कि वो जो है एज अ लुईस एसिड बिहेव करेंगे SiCl4, लेकिन CCl4 जो है वो बिहेव नहीं करेगा। जैसे ये है आपके पास SiF4 प्लस 2F नेगेटिव, F नेगेटिव यहाँ पे लुईस बेस की तरह वर्क करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देगा, और उसका जो है क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 4 से 6 में। सिमिलर वे में टिन भी SnCl4 प्लस 2Cl नेगेटिव, SnCl6 2 नेगेटिव, ये बन जाएगा इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से जो है ये दोनों डिफरेंस हो कि कार्बन के पास क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो अपना वो इंक्रीज नहीं कर सकता कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन सिलिकॉन जो है कर लेगा। अब जो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम में टेट्रा हेलाइड तो बनाएंगे, इसके साथ साथ लोअर हेलाइड जैसे कि ट्राई हेलाइड्स है वो भी बनाएंगे। ट्राई हेलाइड जो होंगे जनरल फॉर्मूला MHX3, फॉर एग्जांपल CHCl3, SiHCl3, जर्मेनियम HCl3। लेड और टिन जो है वो इस तरीके के ट्राई हेलाइड जो है नहीं बनाएंगे। आगे अगर हम होल लोअर हेलाइड्स की बात करें, कार्बन जो है वो डाई हेलाइड फॉर्म नहीं करता, लेकिन जो बाकी मेंबर्स है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड वो सभी जो है डाई हेलाइड्स बनाएंगे। उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा MX2। वो जो स्टेबिलिटी है इनकी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होगी लोअर हेलाइड्स की, SiX2, फिर आएगा जर्मेनियम, देन टिन, और लास्ट में आएगा आपके पास लेड, इस तरीके से। ओके, अब इसके बाद जो है हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे कंपाउंड, जैसे हमारे पास है कार्बाइड्स, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं उसमें कार्बाइड्स। कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करके जो है कार्बाइड्स फॉर्म करते हैं। ये जो कार्बाइड्स होंगे मतलब कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कार्बाइड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देन इटसेल्फ, मतलब कि उससे भी कार्बन से ज़्यादा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर वाले एलिमेंट्स होंगे उनके साथ जो है ये आपके पास कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। मेथड जो है इनको कार्बाइड्स को प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड है, जैसे कि फर्स्ट मेथड है कि हम डायरेक्ट कम्बिनेशन कर दें कार्बन का और बाकी जो भी कोई आपके पास अदर एलिमेंट है जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दोनों को जो है डायरेक्ट कंबाइन करेंगे नियर अबाउट 2000 डिग्री टेम्परेचर पे और अबव भी हो सकता है। इस पे करेंगे तो हमारे पास जो है कार्बाइड्स बन जाएंगे कि डायरेक्ट रिएक्शन करनी है दोनों के बीच में। सेकंड,
जो मेथड हो सकता है बनाने का कि हम जो है मेटल ऑक्साइड लें और उसकी रिएक्शन कर दें कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्साइड और साथ में जो है कार्बन, इस तरीके से बना सकते हैं। या फिर थर्ड मेथड जो है वो है कि जब मेटल की रिएक्शन कर दे विद हाइड्रोकार्बन्स, गैसियस हाइड्रोकार्बन्स के साथ, रिएक्शन ऑफ हीटेड मेटल विद गैसियस हाइड्रोकार्बन्स, इस मेथड से भी जो है आपके पास कार्बाइड जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। एंड फोर्थ वन इज रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ और रिएक्शन मीडियम होगा लिक्विड अमोनिया, उसमें रिएक्शन करेंगे तो भी जो है हमारे पास कार्बाइड जो है वो सिंथेसाइज हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेसिक जो जनरल है 4 मेथड्स हैं कार्बाइड्स को सिंथेसाइज करने के। ओके, और अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूँ कार्बाइड्स की, तो जनरली हमारे पास 3 टाइप्स के जो है कार्बाइड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सोल्ट लाइक, और आयनिक भी बोलते हैं इनको, आयनिक कार्बाइड्स। सेकंड जो टाइप है कोवेलेंट कार्बाइड्स, एंड थर्ड वन इज इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। 3 टाइप्स के हमारे पास कार्बाइड्स होते हैं, सोल्ट लाइक या फिर आयनिक कार्बाइड्स, कोवलेंट कार्बाइड्स एंड इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। ओके, अब इनके बारे में जो है आगे तीनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।